जय हिंद दोस्तों। सो 60 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61। तो देखिए, विद रेफरेंस टू द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो नई WPI सीरीज़ है विद द बेस ईयर 93-94 इज इक्वल टू 100, ये इफेक्टिव हुई थी अप्रैल 1998 से। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है पुराना क्वेश्चन है। इन द न्यू WPI सीरीज द वेट फॉर प्राइमरी आर्टिकल्स हैज़ गॉन डाउन बाय 10 परसेंटेज पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन है 2002 का। वेट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंक्रीज इन द न्यू WPI सीरीज। डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप अभी का याद रखिएगा कि अभी जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका बेस ईयर रिवाइज हो चुका है। इससे पहले 2004-05 था, अब हम कर रहे हैं 2011-12। और रिवाइज्ड बास्केट जो है WPI की, उसमें जो प्राइमरी आर्टिकल्स का वेट है वो है 22.6, जबकि फ्यूल एंड पावर का वेट 13.2 है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का 64.2 है। In the calculation of the index of wholesale prices, which one of the following sectors has assigned the maximum weightage? तो maximum weightage जो है वो manufactured products को मिला है 64.2 अभी की अगर हम बात कर रहे हैं। In the new WPI series was introduced on, so नई WPI series introduce हुई थी 14 सितंबर 2010 को as per the period of the question। एंड बेस ईयर जो था इस WPI सीरीज़ का वो 4-5 था, जबकि अभी की अगर हम बात करें तो 12 मई 2017 को दोबारा रिवाइज होता है और जो नई सीरीज़ शुरू होती है उसका बेस ईयर था 2011-12। सो बी इज़ द आंसर अगेन। ऑन विच डेट वॉज द न्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2004-05 एज द बेस ईयर वॉज रिलीज? तो वो रिलीज़ हुई थी 14 सितंबर 2010 को। और अभी की भी डेट याद रखिएगा, 12 मई 2017, क्योंकि डेट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मे भी पूछ सकते हैं। तो 12 मई 2017 को अभी जो रिसेंट चल रहा है उसका रिवाइज हुआ था। न्यू सीरीज फॉर द WPI रिलीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू द बेस प्राइजेस ऑफ। तो देखिए 2001 का क्वेश्चन है, उस समय 93-94 जो था वो बेस ईयर था, उसके बाद 2005-06 आया, 4-5 आया और अभी है 11-12। In October 2009, a decision has been taken that the base of the wholesale price index has been shifted from 93-94 to, so it would shifted from 93-94 to 2004-2005। और ये किसके रिकमेंडेशन पे था? अभिजीत सेन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। With reference to India, the consider the following statement: the WPI in India is available on a monthly basis only. As compared to CPI index for industrial workers, the WPI gives less weight to food articles. देखिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। अक्टूबर 2009 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो वीकली इन्फ्लेशन डेटा को रिलीज़ करना ख़त्म करेगी। द गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन डिसकंटिन्यूइंग द रिलीजिंग ऑफ वीकली इन्फ्लेशन डेटा, जो कि WPI पे बेस्ड था। ऑल्दो जनवरी 2012 तक गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया था उसको, प्राइमरी आर्टिकल्स और फ्यूल पावर डेटाज को वीकली बेसिस पे। हैंस एज पर द क्वेश्चन पीरियड स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए ठीक है, तो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से देखेंगे तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। ऑल्दो February 2012 से जो WPI है वो मंथली बेसिस पे ही रिलीज़ की जा रही है, तो अभी के हिसाब से प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में दिस इज़ करेक्ट, तो मंथली बेसिस पे ही हो रहा है ओनली। बात करें अगर स्टेटमेंट 2 की तो वो सही है, बिकॉज इंडिया एज कम्पेयर टू CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जो WPI है वो लेस वेटेज देता है फूड आर्टिकल्स को, तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट प्राइस इंडेक्स बेस 1960 इज नियरली 330। इसका मतलब क्या है? द करंट प्राइस इंडेक्स बेस जिसका बेस 1960 था वो नियरली 330 है। दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब ये है कि जो वेटेड मीन है प्राइजेस का कुछ आइटम्स का वो इंक्रीज हुआ है 3.3 टाइम्स। ऑलराइट, देखिए प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स वो मेजर होता है जो कि एग्जामिन करता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइजेस ऑफ अ बास्केट ऑफ सर्टेन कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये दिया हुआ है कि जो करंट प्राइस इंडेक्स है बेस ईयर 1960 वो नियरली 330 है। इसका मतलब क्या है कि जो वेटेड मीन एवरेज है प्राइजेस का कुछ आइटम्स का वो कितना बढ़ा होगा? 100 के
मान में लेते हैं हम तो वो 3.3 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये क्या मेजर करता है? तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। Producer price index measures the average change in the prices of goods and services either as they leave the place of production called output PPI or as they enter the production process called input PPI. PPI estimates the changes in average prices that a producer receive. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए, असर्शन है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, एक तो हमने पढ़ी थी डिमांड पुल कि आपकी डिमांड बढ़ रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक है कॉस्ट पुश जिसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है इट इज़ कॉज्ड बाय शिफ्ट इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वेजेस। तो इसमें दोनों ही सही है और दोनों सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है बाय द शिफ्ट और डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, while increase in the wages is the reason for shift और decrease in aggregate supply curve। तो दोनों ही assertion और reasoning जो है वो सही हो जाएंगे। Which one of the following is not a method to control the inflation? Inflation control करने का method इनमें से क्या नहीं है? Controlling the demand, this is the method. Controlling the supply of money, reducing the rate of interest। देखिए reducing rate of interest से control नहीं होगा, इनफैक्ट बढ़ेगा। एंड रैशनलाइजिंग ऑफ कमोडिटीज़। तो देखिए रिड्यूसिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का एक मेजर है एंड इट इज़ नॉट अ मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब हाथों में पैसा कम जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो एक्सपेंशन होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। सो द एम ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज़ टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी within the economy by lowering the prices of the bonds and rising the interest rates। तो consumption जो है it falls, prices fall and inflation slows down। measures to control inflation क्या क्या है? monetary measures, it aims to reduce the monetary income। कैसे करेगा? क्रेडिट कंट्रोल से, डिमोनेटाइजेशन से और नई करेंसी इशू करके। ठीक है, तो मॉनेटरी इनकम को कैसे कम किया जा सकता है? क्रेडिट कंट्रोल, डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी एंड इशू ऑफ न्यू करेंसी। फिजिकल मेजर्स में क्या यूज़ करेंगे? अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेंगे, टैक्सेस इंक्रीज करेंगे, सेविंग्स को इंक्रीज करेंगे, सरप्लस बजट होना चाहिए और पब्लिक डेट। अदर मेजर्स में आ जाएगा टू इंक्रीज प्रोडक्शन, रैशनल वेज पॉलिसी, प्राइस कंट्रोल एंड रैशनिंग। ठीक है, तो ये जो है वो मेथड्स के तौर पे हम यूज़ करेंगे। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रूल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। गलत है दोनों ही। डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। तो देखिए अभी तक अब आपने इन्फ्लेशन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, समझ में आ गया होगा कि मनी सर्कुलेशन को कम करने से इन्फ्लेशन जो है वो रुकेगा। मनी सर्कुलेशन अगर बढ़ा देंगे तो पैसा तो हाथ में आता जा रहा है, फिर क्यों नहीं खरीदेगा इंसान? तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई फास्टर देन द ग्रोथ इन रियल आउटपुट, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। रीज़न इज़ दैट देर इज़ मोर मनी चेजिंग द सेम नंबर ऑफ गुड्स। सामान उतना ही है, पैसा ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देयरफॉर इंक्रीज इन मॉनेटरी डिमांड कॉजेज फर्म्स टू पुट अप द प्राइजेस। इन दिस सिचुएशन आरबीआई जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ट्राई करती है कि एक्सपेंशन को रिड्यूस किया जा सके, बिकॉज डिक्रीज मनी सर्कुलेशन या फिर लिक्विडिटी अगर हाथों में कम है तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रीसेंट पास्ट। क्या रीजंस हो सकते हैं उसके? ड्यू टू अ ग्रेजुअल स्विच over to cultivation of commercial crops, the area under cultivation of food grain has steadily decreased in the last 5 years. As a consequence of increasing incomes, the consumption pattern of the people have undergone a significant change. The food supply can
has the food supply chain has structural constraints. तो देखिए इसमें सेकंड और थर्ड सही होगा बिकॉज ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 5 years ऑफ द क्वेश्चन पीरियड जो एरिया था अंडर कल्टिवेशन, ये क्वेश्चन पीरियड है 2011, तो उस समय जो एरिया था अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स वो स्टडीली डिक्रीज नहीं हुआ था. स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट था, 2 और 3 करेक्ट थे. असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन. बिटवीन अक्टूबर 2009 एंड फरवरी 2010 इन्फ्लेशन रेट इंडिया में नेगेटिव था. पेट्रोल प्राइस जो थे इट हैड कम डाउन फ्रॉम $140 अ बैरल टू $30 अ बैरल. 140 से $30 आ गए थे इन द ग्लोबल मार्केट. तो ये दोनों ही देखिए सही हैं. उस क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से असर्शन रीजनिंग दोनों ही सही बैठते हैं. नेक्स्ट, इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वाज. द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ये थी अवध कमर्शियल बैंक. सो इट वाज एन इंडियन बैंक एस्टेब्लिश्ड इन 1881. कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था इसको? फैज़ाबाद में. एंड इसको ऑपरेट किया गया 1958 तक, जब उस समय फिर वो फेल हो गई. ये पहली कमर्शियल बैंक थी इंडिया में हैविंग लिमिटेड लायबिलिटी एंड एंटायरली इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इंडियाज़ फर्स्ट स्वदेशी बैंक जो है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जो बनाई गई 1854 में 94 में 1894 एंड कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन ऑन April 12, 1895 फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान. तो पंजाब नेशनल बैंक पहली एंटायरली स्वदेशी जो बैंक थी वो ये थी. अवध कमर्शियल बैंक जो थी वो भी इंडियन बैंक ही थी, लेकिन उसको उसके इस्टेब्लिशमेंट में मतलब ब्रिटिशर्स का भी रोल था. एंड इसको 1881 में इस्टेब्लिश किया गया था फैज़ाबाद में. फिर 1958 तक इसने काम किया, उसके बाद इट फेल्ड. ठीक है. विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग: नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, formation of regional rural banks, adoption of villages by bank branches, adoption of villages by bank branches. Which of the following steps can be considered as taken to achieve the financial inclusion in India? तो सारे ये देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक होगा तो लोगों तक जो है वो फाइनेंसेस पहुंचाने के ज़रिए ईजी हो जाएंगे. फॉर्म रीजनल रूरल बैंक्स इज़ अ मेथड. देन एडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाय बैंक ब्रांचेस, कोई पर्टिकुलर एरिया की बैंक है उसने एक गांव को अडॉप्ट कर लिया तो भी वहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा. ठीक है, तो तीनों ही मेथड्स हैं. ऑल ऑफ द अबव कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टेप्स टेकन टू अचीव the financial inclusion in India. Nationalization targeted the expansion of bank branches in rural areas and also to control and concentrate on the economic powers in few hands. RRBs and lead bank system ये प्लान किए गए थे to cater the needs of the rural bank. In the context of independent India's economy, which one of the following was the earliest event to take place? सबसे पहले क्या हुआ था? Nationalization of insurance companies. तो नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए ये LIC तो 1956 में हुई थी, SBI 1955 में हुआ था. इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पहले आ गया था 1949 में, और फर्स्ट 5 year प्लान ये 51 में आया था. तो इनमें से पहला कौन सा हुआ था? पहला हुआ था इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड नेशनलाइज 14 बैंक्स ऑफ द कंट्री इन, तो ये कब की थी? जुलाई 1969 में. सो 19 जुलाई 1969 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किए थे 14 प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स, जिनका एसेट साइज जो था वो 50 करोड़ से ऊपर का था. उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. Arrange the following in chronological order: nationalization of major banks, nationalization of SBI, nationalization of RBI, nationalization of LIC. देखिए एक बार ट्राई करते हैं इसको. 1969 में नेशनलाइजेशन होता है, उसके बाद SBI का 1955 में होता है, 1949 आई गेस LIC 1956 में होगा. तो अगर ये सही है तो हमें इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर लगाना होगा तो 3,
3241 होना चाहिए, 49, ठीक है। तो ये सही है, 3241। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई होता है 1949 में, एसबीआई का होता है 1955 में, एलआईसी 1956 और 14 मेजर बैंक्स का 1969 एंड अगेन इन 1980, 2 बार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गोरेवाला कमिटीज रिकमेंडेशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 6 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन अप्रैल 15, 1980। तो ये दोनों ही सही है। द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, जिसको एडी गोरेवाला कमेटी भी बोलते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू कंबाइनिंग द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट एफिलिएटेड बैंक्स को मिला के ये बनाने की बात हुई थी। द 6 कमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन अप्रैल 15, 1980 by the government of India, hence both of the given statements are correct. The number of public sector banks in the national the number of public sector banks in India excluding the State Bank of India group अभी कितनी है? तो ये 2011 का क्वेश्चन है, देखिए उस समय 20 था। अगर हम अभी देखें तो क्वेश्चन पीरियड के हिसाब से तो 20 था। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, मोदी गवर्नमेंट अडॉप्टेड द प्रोसेस ऑफ मर्जर इन 2 डिफरेंट फेजेस। पहले फेज़ में 5 एसोसिएट बैंक्स और भारतीय महिला बैंक, इनको मर्ज किया गया था कंट्री की लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसके अलावा विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। देन इसके अलावा इन सब्सिक्वेंट टू द enhancement of the equity stake by LIC to India, the then public sector bank called IDBI Bank was recategorized as a private sector bank for regulatory basis. So with effect from 21 January 2019, सेकेंड फेज़ में 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थी उनको मर्ज किया गया। तो टोटल 6 वीक में टोटल 6 वीक बैंक्स, तो जो टोटल 6 वीक बैंक्स थे उनको मर्ज किया गया 4 बड़े बैंक्स में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको मर्ज किया गया पीएनबी के साथ। इलाहाबाद को इंडियन बैंक के साथ, सिंडिकेट को मर्ज किया गया कैनरा के साथ और आंध्रा को मैच किया गया आंध्रा और कॉरपोरेशन को मिला के मैच किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एट प्रेजेंट 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, तो वो जो है आपकी लार्जेस्ट है, ठीक है। सो लिस्ट देखें अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें विजया और देना को ऐड किया गया है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इसमें सिंडिकेट इंक्लूडेड है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इसमें इलाहाबाद बैंक इंक्लूडेड है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जिसमें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और ये पंजाब नेशनल बैंक पहली स्वदेशी बैंक भी है, यूनियन पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने आंध्रा और कॉरपोरेशन को मर्ज किया है, और यूको बैंक। तो इतनी बैंक्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक की लिस्ट में आती हैं 12। नेक्स्ट है, द रीसेंट अमेलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इज एम्ड एट मल्टीपल गेन्स, सिलेक्ट द करेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो देखिए ये रीसेंट अमेलगमेशन जो है द रीसेंट अमेलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इज एम्ड एट मल्टीपल गेन्स, ओके। तो आपको सिलेक्ट द करेक्ट बेनिफिट्स जो आपको पता समझ आ रहे हैं कि मल्टीपल गेन्स क्या हो सकते हैं, वो यू हैव टू टेल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, improved access to capital, covering larger geographical area and banks of global sizes, ये बेनिफिट्स सभी के हैं और सारे ही मतलब जो हैं वो मल्टीपल गेन्स के बेनिफिट्स बनेंगे। सो इन द बिगेस्ट कंसोलिडेशन एक्सरसाइज इन द बैंकिंग स्पेस इन द गवर्नमेंट इन अगस्त 2019 हैज़ अनाउंस दैट 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बड़े बैंक्स में अमेलगमेट किया जाएगा। ये मर्जर आया था 1 अप्रैल 2020 से। इसके बाद से जो टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंक्लूडिंग एसबीआई वो अब रह गई हैं 12।
सो अमेलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज़ फॉलोइंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स. इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती हैं ये. इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल कवरिंग लार्जर जोग्राफिकल एरियाज, बैंक ऑफ ग्लोबल साइज रिड्यूसिंग ऑपरेशनल रिस्क, concentrated payment and greater settlement flows, better management of banking capital. With reference to the governance of the public sector banking in India, consider the following statements. Capital infusion into public sector banks by capital infusion into the public sector banks by the government of India has steadily increased. Okay, so जो capital infusion है into the public sector bank by the government of India ये बढ़ा है last decade में. इक्वेशन है 2018 का. दूसरा ये बोल रहे हैं to put the public sector banks in order, the merger of associate banks with the parent state bank of India has been affected. ठीक है, तो इसमें से सेकंड स्टेटमेंट तो सही है. जो पहला स्टेटमेंट है, कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टडीली इंक्रीज इन द लास्ट डेकेड. ओके, तो देख लेते हैं. इन द पीरियड बिटवीन 2008, 9 एंड 16, 17 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यूमुलेटिवली 1,18,724 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डाले, बट ईयर वाइज कैपिटल इन्फ्यूजन जो था वो स्टडीली इंक्रीज नहीं हुआ. तो देयर हैव बीन फॉल्स इन बिटवीन, तो इसलिए स्टडीली नहीं है, इसलिए गलत है. ओके, मर्जर ऑफ 5 SBI एसोसिएट बैंक्स एंड भारतीय महिला बैंक एंड स्टेट बैंक, ये इफेक्ट हुआ था 2000, ये मतलब लागू हुआ था 2017 में. टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर, वन ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज टू इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइनिंग द ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन. तो स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट हो जाता है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड, क्या क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस. परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स होता है कमर्शियल बैंक का. एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर्स एंड ट्रस्टीज ऑफ विल्स, दोनों ही हो जाएंगे इसमें. कमर्शियल बैंक इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सारे ऑपरेशंस कैरी करती है रिलेटेड टू डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल ऑफ मनी फॉर द जनरल पब्लिक. लोन्स प्रोवाइड करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट. अदर फंक्शंस क्या हैं कमर्शियल बैंक के. परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ customers and acting as executors and trustees of will. Which of the following is the commercial bank of public sector? पब्लिक सेक्टर का कमर्शियल बैंक इनमें से क्या है. तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है. मेजॉरिटी ऑफ स्टेक मतलब कि मोर देन 50% स्टेक जब गवर्नमेंट के पास होता है तो उनको पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पब्लिक नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कुछ जो 12 हमने देखी थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. अगर आपको दोबारा एक बार नज़र मारनी है तो देख सकते हैं जो 12 बैंक हैं पब्लिक सेक्टर PSCs. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइवेट बैंक. अब इनमें से प्राइवेट बैंक कौन सी है. इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल में, ये तीनों ही हमने अभी देखा. ये तीनों क्या हैं, ये तीनों कमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है. इनमें से जो प्राइवेट है वो है बैंक ऑफ पंजाब. 2005 में बैंक ऑफ पंजाब और सेंचुरियन बैंक मर्ज किए थे फ्रॉम सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब. सेंचुरियन भी बोलेंगे, सेंचुरी बोलते हैं हम, मे बी, आई डोंट नो. सो जो भी है ये स्टेट बैंक ऑफ पंजाब जो है वो प्राइवेट बैंक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक. बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, पंजाब और ICICI. तो ICICI नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक है. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1955 एट द इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. इन सब से मिलकर ये बनी थी. प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इसका था टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल, the government of India and the principal objective was to create a development financial institution for providing medium and long range product financing to Indian business. ICICI Bank was incorporated in 1994. Okay.
तो देखिए ICICI बैंक जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में एज अ पार्ट ऑफ ICICI ग्रुप, और ये एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में। 99 में ICICI बिकेम द फर्स्ट बैंक जो कि इंडियन कंपनी है, द फर्स्ट बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम नॉन जापान एशिया टू बी लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ओके ठीक है। सो ये बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि ICICI बैंक जो है वो लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये 99 में ICICI पहली इंडियन कंपनी बन गई थी और पहली बैंक बन गई थी फ्रॉम नॉन जापान एशिया टू बी लिस्टेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। बाकी सारी जो तीनों है वो नेशनलाइज बैंक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज़ नॉट अ नेशनलाइज बैंक? अगेन ICICI नहीं है, और विजय और देना तो मर्ज हो गए हैं। व्हेन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? कब स्टेब्लिश हुआ था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? सो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, 1 जुलाई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1955 with the Reserve Bank of India taking a 60% stake, and name was changed to State Bank of India. देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर्च्यून 500 कंपनी, एक इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है इंडिया की विद अबाउट 1/4 मार्केट शेयर, सर्व्स ओवर अराउंड 45 crore customers through its vast network of over 22,000 ब्रांचेस। ठीक है, तो इतना डेटा हमें याद नहीं रखना है। लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक अगर पूछेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। बाकी लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज़ द अगेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया कम्स इन टॉप 100 ग्लोबल बैंक्स? तो ये है SBI। ये रीसेंट क्वेश्चन है 2020 का। तो S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट निकाली इन अप्रैल 2020। इंडिया हैड ओनली वन बैंक इन द टॉप 100 ग्लोबल बैंक लिस्ट by total assets. SBI at 55th position is the only bank in this list. चाइना का 18 बैंक्स जो थे, वाइल US के 12 बैंक्स इस लिस्ट में थे। अप्रैल 21 में द लिस्ट ऑफ सेबीज रैंक इज 57th। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज हैज़ फॉर्म्ड फार्मर्स क्लब्स, जिससे कि वो फार्मर्स तक ईजिली पहुंच पाए? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। उत्तर प्रदेश में फार्मर्स को हेल्प करने के लिए SBI और नाबार्ड ने मिलकर एक फार्मर्स क्लब, किसान क्लब ज्वाइन स्टार्ट किया है। क्लब का एम यह है कि टू एनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स एंड आर्टिसंस, तो फार्मर्स और आर्टिसंस बिसाइड्स रीचिंग आउट टू द रूरल मासेस। So since April 2011, SBI's chairman was? SBI के चेयरमैन कौन थे अप्रैल 2011 से? प्रदीप चौधरी थे। और अभी बात करें तो दिनेश कुमार खारा जी हैं जो चेयरमैन बने हैं। ये बने थे 2020 में, 3 साल के लिए। तो अभी मे बी चेंज हुए हैं कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है। अगर 3 साल के लिए बने थे तो इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला होगा, और मतलब हो ही गया होगा। और अभी कौन है देखना पड़ेगा। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी SBI के चेयरमैन सेम ही हैं या कोई चेंज हुए हैं। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय, तो ये सिलेक्ट करते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो। चेयरमैन एंड अदर टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये सिलेक्ट हो जाते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा। ब्यूरो स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम April 1, 2016 एज एन ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी एंड इट इज टास्क्ड टू improve the governance of public sector banks, recommend the selection of top level post of public sector banks and financial institutions, और साथ ही साथ टू हेल्प द बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान्स। Which of the following banks has started the Simply Click credit card scheme? Simply Click credit card scheme SBI के द्वारा लॉन्च की गई। 15 सितंबर 2015 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया 7 इंडिया के बड़े ई-कॉमर्स कंपनीज के साथ और स्टार्ट किया सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड स्कीम। और
दीज 7 ई कॉमर्स कंपनीज कौन कौन सी हैं? ये है अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन इंडिया, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, फैब फर्निश, फूड पैंडा, लेंसकार्ट एंड ओला कैब्स। ठीक है, नाउ देखते हैं विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना। तो ये भी SBI है। विच ऑफ 2006 में खोला था चाइना में। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट बैंक वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम did set up its branch in China again? ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बैंक की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक ने खोला था चाइना में, और ओवरऑल स्टेट बैंक ने, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, 2006 में। तो इन जनवरी 2014 एक्सिस बैंक ने एक ब्रांच ओपन किया था शंघाई में, मेकिंग इट द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इन चाइनीज मेनलैंड। The Shanghai branch was opened 4 months after the Axis Bank received permission to start banking operation from China Banking Regulatory Commission in September 2013. Which Indian commercial bank started the first ever moving ATM services? मूविंग ATM सर्विसेज ये स्टार्ट किया था ICICI ने 2002 12 दिसंबर को। ICICI ने पहला मूविंग ATM सर्विस मुंबई में शुरू किया था। ये एक प्राइवेट कमर्शियल बैंक है। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ लॉन्च्ड ई किसान धन? ई किसान धन शुरू किया गया था HDFC के द्वारा। 2020 का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ई किसान धन, इट वॉज लॉन्च्ड बाय HDFC बैंक for farmers all over India in June 2020. Through this app, the farmers will be able to access a bouquet of services, जिसमें बैंकिंग और एग्रीकल्चर दोनों ही होगा मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा। ई किसान धन जो है वो वैल्यू एडेड सर्विसेज देगा, जैसे कि मंडी प्राइसेस, लेटेस्ट फार्मिंग न्यूज़, वेदर फोरकास्ट, इंफॉर्मेशन ऑन सीड वेराइटीज़ एंड many more. Users can also avail multiple banking services through its app. The commercial bank which has been merged with the Punjab National Bank is, तो commercial bank जो PNB के साथ merge हुई वो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 1993 में इसको मर्ज किया गया। 30 अगस्त 2019 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया पंजाब नेशनल बैंक के साथ 1993 में। 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने अनाउंस किया कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इनको भी पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा। तो देखिए 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था, उस समय तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया आंसर था, बट 2019 में ये जो दोनों बैंक्स थी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और साथ ही साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया UBI, इनको भी, कहाँ गया, वाई द पेन इज़ नॉट वर्किंग, ओके, UBI, इनको भी मिला के PNB में मर्ज किया गया था। तो PNB में अगर ऐसे देखें तो ओवरऑल सबसे PNB की हिस्ट्री अगर देखें तो सबसे पहली ये स्वदेशी बैंक थी। 1894 में इसको ओपन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर उस समय लाहौर पाकिस्तान में था, बिकॉज इंडिया एक था। उसके बाद इसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ 1993 में, और ये प्लस ये मर्ज होता है 2020 में, 19 में इसको ओपन किया गया था। तो ये 4 बैंक्स मिला के उनका ऑपरेशन अब ये PNB देखता है। रिसेंटली द बैंक ऑफ राजस्थान को मर्ज किया गया। अब ये देखिए 2010 का क्वेश्चन है, उस समय ICICI के साथ बैंक ऑफ राजस्थान मर्ज किया, जो कि एक प्राइवेट बैंक थी, और उसको भी प्राइवेट बैंक के साथ मर्ज किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज क्लोज ड्यू टू सिक्योरिटी स्कैम? तो बैंक ऑफ कराड़, इसको बंद करना पड़ा था 1994 में, सिक्योरिटी स्कैम, और उसको मर्ज किया गया बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1994 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग? लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग के साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं? ICICI, IDBI, IFCI, तीनों ही हैं। ICICI बना था जनवरी 1955 में, IDBI 1964 में, IFCI ये सबसे पुराना है इनमें से, 1948 में बना था। और ये तीनों ही इंस्टीट्यूशन मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इंडियन बैंक, ICICI बैंक, देखिए जो ICICI बैंक है वो तो प्राइवेट बैंक है, ठीक है, और इंडियन बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर PSB में आ जाता है। अब देखते हैं क्या है सिटी बैंक। तो सिटी बैंक फॉरेन बैंक है, ओके, और सारस्वत बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है।
इसका हो जाएगा 4 3 1 2, डी आंसर हो जाएगा इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग 4 फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया हैज़ द ओके, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन द कंट्री. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक यूके का बैंक है, इसकी 100 ब्रांचेज हैं. सिटी बैंक ये यूएसए का है, इसकी 35 हैं. HSBC हांगकांग का है, 26 हैं. ड्यूश बैंक जर्मनी का है, 17 हैं. और BNP पारिबास बैंक फ्रांस का है, इसमें 8 हैं. तो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है. ABN AMRO बैंक USA. बार्कलेज बैंक UK. कुकमिन बैंक जापान. सो यू हैव टू टेल कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है. तो बार्कलेज बैंक UK का है, ये तो करेक्टली मैच्ड है. देखिए ABN AMRO बैंक ये नीदरलैंड्स का है और कुकमिन बैंक साउथ कोरिया का है. ऑलराइट, ये IAS 2009 का क्वेश्चन है. मे बी उस समय किसी वजह से ये न्यूज़ में रहे होंगे. आई हैव नो आइडिया वाई दिस हैज़ बीन आस्क्ड. मे बी कुछ न्यूज़ में, बट आई एम श्योर कि उस समय न्यूज़ में ये बैंक्स रहे होंगे किसी भी वजह से, जो फॉरेन बैंक्स हैं, इसलिए ये ज़्यादा पूछा गया. बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ UPSC एंड विदाउट बैकग्राउंड ऐसे ही वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन शायद ही पूछे. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग रीजनल रूरल बैंक्स, लीड बैंक स्कीम, नाबार्ड एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. क्रोनोलॉजिकल उसमें लगाना है. देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बनता है, रीजनल रूरल बैंक्स बनते हैं 1975 में. अब अगर हम लीड बैंक स्कीम की बात करें तो जब नेशनलाइजेशन हुआ था उसी टाइम पे ये आया था 69 में, और 82 में नाबार्ड बना था 12 जुलाई को. तो इसके हिसाब से क्रोनोलॉजी देखा जाए तो 4 2 1 3 B. Consider the following statement. The maximum limit of shareholding of Indian promoters in private sector bank in India is 49% of the paid up capital. 2003 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 49% फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज परमिटेड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट. तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही बता रहे हैं, पहला बोल रहे हैं कि नहीं है. बाय एज पर RBI's licensing guidelines for the new private sector bank in January 2001, initial minimum required paid up capital for a new private bank was set up at 200 crores, which was required to be raised further to rupees 300 within the 3 years of commencement of the business. The promoter's contribution was required to be a minimum of 40%. फरवरी 2002 में RBI ने FDI लिमिट रेज की 20 से 49% किया इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक फ्रॉम ऑल सोर्सेज. तो क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन पीरियड स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो जाता है, 2 करेक्ट हो जाता है. अभी की अगर बात करें तो FDI लिमिट अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में है तो वो है 74%, 49 अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड अबव 49 to 74 अंडर द गवर्नमेंट रूट. ठीक है, तो अभी है 74%, जिसमें से 49 तो ऑटोमेटिक रूट के आ जाएगी अंतर्गत. अगर 49 से ऊपर है, 49 से 74 तक है, तो गवर्नमेंट रूट के थ्रू जाना पड़ेगा. द परसेंटेज ऑफ रूरल ब्रांचेज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग RRBs ऑन 30/6/2012 अकॉर्डिंग टू RBI वॉज अप्रॉक्सीमेटली, तो ये था 37%. ऑन एंड मार्च 2020 द टोटल नंबर ऑफ रूरल ब्रांचेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स is 28921, while number of rural branches of private sector बैंक जो है वो है 7232 एंड फॉरेन बैंक जो है वो है 15. लीड बैंक स्कीम कब लॉन्च हुई थी? देखिए 1969 हमने डिस्कस किया था, मंथ नहीं पता था, देख लीजिए दिसंबर 1969 में इन्होंने लीड बैंक को लॉन्च किया था. सो जेनेसिस ऑफ लीड बैंक स्कीम जो है इसको हम देख सकते हैं टू द स्टडी ग्रुप हेडेड बाय प्रोफेसर DR गाडगिल ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी अक्टूबर 1969 में. फिर एक कमिटी थी बैंकर्स की ऑन द ब्रांच एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ FKF नरीमन
एंडोज द आइडिया ऑफ एन एरिया अप्रोच इन इट्स रिपोर्ट नवंबर 1969, और उन्होंने रिकमेंड किया था दैट इन ऑर्डर टू इनेबल द पब्लिक सेक्टर बैंक टू डिस्चार्ज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर बैंक जो है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा कुछ डिस्ट्रिक्ट्स पर जहाँ पर वो लीड बैंक की तरह काम करेगा। और इस रिकमेंडेशन के हिसाब से लीड बैंक जो स्कीम थी वो इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा दिसंबर 1969 में। Scheme aims at coordinating the activities of banks and other development agencies through various fora in order to achieve the objective of the enhancing the flow of bank finance to the priority sector and other sectors। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स दोनों में ही वो उस पर नजर ध्यान देगा, उसको लीड बैंक की तरह काम करेगा इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर एंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ इन द डिस्ट्रिक्ट। एक पर्टिकुलर बैंक जो है उसको लीड बैंक बना दिया जाएगा, विच उसको लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी उस डिस्ट्रिक्ट की, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एज्यूम अ लीडरशिप रोल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट। लीड बैंक स्कीम को लास्ट रिव्यू किया गया था हाई लेवल कमेटी के द्वारा, विच वॉज हेडेड बाय श्रीमती उषा थरोट and then Deputy Governor of RBI India in 2009. The functions of lead bank are performed by, तो ये perform किए जाते हैं bank designed for the functions of lead bank are performed by a bank designated for this purpose. Okay, तो ये कौन करेगा, जिसको भी उस एरिया के लिए डेजिग्नेट किया जाएगा वो लीड बैंक का काम करता था। बेसिक एम क्या था लीड बैंक स्कीम का? बेसिक एम था कि इंडिविजुअल बैंक जो है वो अडॉप्ट करेंगी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। द सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ, सर्विस एरिया अप्रोच भी लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत ही लाया गया था। तो देखिए सर्विस एरिया अप्रोच जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ था अंडर द परव्यू ऑफ लीड बैंक स्कीम। The service area approach SAA introduced in April 1989 for planned and orderly development of rural and semi-urban areas, ये applicable हुआ था to all scheduled commercial banks including the RRBs। सर्विस एरिया अप्रोच के अंतर्गत हर बैंक ब्रांच को रूरल या सेमी अर्बन एरियाज कहीं भी हो उसको डिजिग्नेट किया जाता है टू सर्व एन एरिया ऑफ 15 to 25 विलेजेस। तो 15 से 25 विलेजेस का काम इसको दिया जाता है हर बैंक ब्रांच को, एंड ब्रांच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ बैंक क्रेडिट टू इट्स सर्विस एरिया। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव लैंडिंग एंड फोर्ज इफेक्टिव लिंकेजेस बिटवीन द बैंक क्रेडिट प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन इनकम लेवल। जो ये ऐसे स्कीम है इसको रिव्यू किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अप्रोप्रिएट चेंजेस इसमें किए गए इन द स्कीम टू मेक इट मोर इफेक्टिव। सर्विस एरिया अप्रोच स्कीम जो था इसको लास्ट रिव्यू किया गया था दिसंबर 2004 में, और डिसाइड किया गया था टू डिस्पेंस विद द रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस ऑफ द स्कीम वाइल रिटेनिंग द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ SAA, जैसे कि क्रेडिट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द क्रेडिट परवियंस। अकॉर्डिंगली अंडर दिस SAA जो एलोकेशन है विलेजेस का अमंग द ट्राइब रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस ऑफ बैंक्स, this was not made applicable for lending except under the government sponsored schemes. So while the commercial banks and RRBs are free to lend in any rural and semi urban area, borrowers के पास choice है of approaching any branch for their credit requirements. Therefore जो requirement है of obtaining no due certificate from the service area branch for lending by non service area branch has been dispensed with. However banks at their discretion, अपने discretion पे वो they may take the 5 steps considered necessary to avoid the multiple financing, तो वो उनका discretion रहेगा banks का। So as the restrictive provisions of the service area have been removed in December 2004 and service area approach is applicable only for government sponsored schemes, तो अब ये जो restrictive जो प्रोविजन था जब से वो रिमूव हुए तो फिर जो सर्विस एरिया अप्रोच था वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के लिए अब एप्लीकेबल था। ऑलराइट, डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग इज़ डन, तो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लानिंग होता है अंडर द लीड बैंक, इसको किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स ऑपरेट्स मेनली इन रिलेशन टू स्मॉल इंडस्ट्रीज़? स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए है सिडबी, ठीक है। तो सिडबी का क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बनी थी 2 अप्रैल 1990 को अंडर द एक्ट ऑफ अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, act as the principal financial institution for promotion, financing and development of MSME, micro, small and medium enterprise, as well as
कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि इसी तरीके के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है और उसके ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी इज़ एट लखनऊ। सिडबी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू, तो ये क्या करेगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करने के लिए है। नेम ऑफ द बैंक एंड लोकेशन ऑफ द हेड ऑफिस, इलाहाबाद बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। नॉट करेक्टली मैच पूछ रहे हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का चेन्नई में है। इलाहाबाद बैंक का ओके कोलकाता में है, फिर इसको इलाहाबाद बैंक क्यों नाम दिया गया है? ओके, दिस इज़ नॉट इज बीन एक्सप्लेन इन द बॉक्स ऑल्सो, लेट्स सी। और सिडबी का कहाँ, ये भी हमने देखा, इसका है लखनऊ में, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी एनकरेज्ड, कैसे एनकरेज किया जा सकता है? बाय इशूइंग अ स्पेसिफिक लेटर ऑफ क्रेडिट टू द डिजर्विंग बेनिफिशरी, by providing banking services to people of lower income group with zero or minimum balance, by financing by providing financial services to low income group, या फिर सभी के द्वारा। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ये क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑफरिंग बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल, और इसका एम क्या है? टू इंक्लूड एवरीबडी इन सोसाइटी, कैसे उनको बेसिक सर्विसेज देकर, रिगार्डलेस ऑफ द इनकम और सेविंग्स। इट फोकसेज ऑन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सोल्यूशंस टू द इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज्ड class, hence all of the statements are correct. Which of the following is not the objective of financial inclusion? objective क्या नहीं है? financial services को poor population तक बढ़ाना objective है। to unlock the door of the growth potential of weaker section, ये भी objective है। shrinking of banking infrastructure, देखिए shrink करोगे तो फिर financial inclusion कैसे होगा? and to extend the financial services into rural areas, तो इसका जो objective है वो shrinking नहीं है, बाकी ये सारे objective हैं। Which of the following is a hindrance in the process of financial inclusion? Low income, illiteracy, lack of bank branches, तो सारे ही ये hindrances के तौर पे काम करते हैं। So सी रंगराजन कमेटी के हिसाब से financial inclusion क्या होती है? It is the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups, जैसे कि lower sections and low income groups at an affordable cost. Low income, illiteracy and lack of bank branches ऑफ ऑल ऑफ दीज, ये सब एक हिंड्रेंस के तौर पे काम करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि बनी थी 2005 में, तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सी रंगराजन। द कमिटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चेयरमैन डॉक्टर सी रंगराजन। ऑन 26 जून 2006 एक स्ट्रैटेजी इनको बनानी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो कमिटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी जनवरी 4, 2008 को, and report reviewed the financial inclusion as a comprehensive and holistic process of ensuring access to financial services और timely and adequate credit provide करना, particularly by vulnerable groups, जैसे कि weaker section हो गया है, low income groups हो गए, उनको affordable cost पे provide करना। Financial inclusion therefore according to the committee should include the access to मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्या हो गया कि बैंक अकाउंट खोलना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, पेमेंट सर्विसेज देना, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज देना, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ये सब इनके मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ हैज़ गिवन इट्स रिकमेंडेशन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये थी डॉक्टर सी रंगराजन कमिटी, डॉक्टर सी रंगराजन उसके हेड थे और रंगराजन कमिटी इसके लिए बनाई गई थी। Which of the following committees has given recommendation on financial inclusion? So this was C. Rangarajan committee. All right. What is the purpose of setting up of small financial banks in India? What is the purpose of setting up of small financial bank in India? To supply credit to small business units, to supply credit to small and marginal farmers,
to encourage young entrepreneurs to set up business, particularly in rural areas. देखिए स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का जो मेन पर्पस है वो है क्रेडिट सप्लाई करना बिजनेस यूनिट्स को और क्रेडिट सप्लाई करना स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को. यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सेटअप करना ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का ऑब्जेक्टिव नहीं है. एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस फॉर लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स जो कि रिलीज हुआ नवंबर 2014 में, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल बी टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग एक सेकेंड will be further by provision of saving vehicles and supply of credit to small business units, small and marginal farmers, micro and small industries and others unorganized sector entities. Through high technology, low cost operations. However, there is no explicit provision for SEBs to encourage young entrepreneurs कि वो एक business बनाए particularly rural areas में. तो ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. The establishment of payment banks is being allowed in India to promote financial inclusion. Which of the following statement is or are correct in this context? Mobile telephone companies and supermarket chains that are owned and controlled by the residents are eligible to be promoters of payment banks. Payment banks can issue both credit cards and debit cards. Payment banks cannot undertake lending activities. तो पूछ रहे हैं इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है. देखिए मोबाइल फ़ोन टेलीकॉम कंपनीज एंड सुपरमार्केट चेन्स दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेजिडेंट्स आर एलिजिबल टू बी प्रमोटर्स ऑफ पेमेंट बैंक्स. ये सही है. पेमेंट बैंक्स जो है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों कार्ड्स इशू कर सकते हैं. तो देखिए जो एक बार चेक कर लेंगे किसमें मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. और थर्ड है पेमेंट बैंक्स जो है वो लेंडिंग एक्टिविटीज़ कर सकता है. तो ये भी करेक्ट बता रहे हैं. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट. देखिए as per RBI guidelines for licensing of payment banks, the payment bank will be registered as a public limited company. ठीक है. Under the Companies Act 2013 and licensed under Section 22 of the Banking Regulation Act 1949 with specific licensing condition restricting its activities mainly to acceptance of demand deposits and provision of payment and remittance services. Primary objective क्या है इसका कि आप पेमेंट बैंक्स को सेटअप करो विल टू फर्दर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, पेमेंट remittance services to migrant labor force, low income households, small businesses, other organized sector entities and other users. कैसे? By enabling high volume, low value transaction in deposits and payments remittance services in a secured technology driven environment. Existing non-bank prepaid payment instrument issuers authorized under the Payment and Settlement System Act and other entities such as individual professionals, non-banking finance companies, corporate banking companies, mobile telephone companies, supermarket chains, real sector cooperatives, ये जो भी owned and controlled होते हैं residents के द्वारा. साथ ही साथ public sector entities में apply to set up payment banks. Payment banks issue कर सकते हैं ATM और debit cards. They cannot issue the credit cards. ठीक है. They cannot undertake lending activities. ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. RBI has cleared the resolution to start payment banks in India for improving the financial inclusion. Following committee had recommended the creation of payment banks. So नचिकेत मोर कमेटी ने पेमेंट बैंक नचिकेत मोर कमेटी जो है ऑन कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स, इसने रिकमेंड किया है द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ बैंक्स कॉल्ड पेमेंट बैंक्स. इसको ये जो कमेटी है इट वाज फॉर्म्ड ऑन 23 सितंबर 2013 और इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी 7 जनवरी 2014 को. शैडो बैंकिंग क्या होती है? तो शैडो बैंकिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज. मतलब एक बैंकिंग की तरह करिए बट
सिम्बलाइज़ कर रही है कि बहुत सारे जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ को सिम्बलाइज करेगा. बेसिकली शैडो बैंकिंग इनफैक्ट सिम्बलाइजेज वन ऑफ द मैनी फीलिंग्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम लीडिंग अप टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज. शैडो बैंक ये टर्म कॉइन किया गया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल मैकले के द्वारा 2007 में. एंड इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग लाइक एक्टिविटीज़, मेनली लैंडिंग एक्टिविटीज़ जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज करते हैं और जिसमें कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं होते हैं. ये इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं इंटरमीडिएटरीज के तौर पे बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स, और ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं और दे प्रोवाइड द जनरेट द लिक्विडिटी इन द सिस्टम ऑल्सो. ऑल्दो ये जो एंटाइटीज़ हैं ये एक्सेप्ट दे डू नॉट एक्सेप्ट द ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट्स विच आर ऑफर्ड बाय बैंक्स. दे डू प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज टू वॉट कमर्शियल बैंक्स ऑफर. द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्या है? तो ये है अ बैंक इंडल्जेस इन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू फाइनेंस विद अ रेंज ऑफ कस्टमर्स, जबकि NBFI जो है वो मेनली कंसर्न है विद द टर्म लोन नीड्स ऑफ लार्ज एंटरप्राइजेस. ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि जो बैंक होता है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जबकि NBFI जो है वो मेनली टर्म लोन प्रोवाइड करता है. सो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि विच आर एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जैसे कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, ग्रांट क्रेडिट करना, विड्रॉल्स मैनेज करना, इंटरेस्ट पे करना, चेक्स को क्लियर करना, जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करना क्लाइंट्स को. इसके साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जबकि NBFI एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास कोई फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है एंड इज़ नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. NBFI प्राइमरीली कंसर्न होते हैं विद द टर्म लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज कंपनीज. With reference to NBFCs in India, consider the following statement. They cannot engage in acquisition of securities issued by the government. They can engage in the securities, business loans जो भी होते हैं इनसे ये engage हो सकते हैं. They cannot accept the demand deposits जैसे कि like saving accounts. This is true. Demand deposits को accept नहीं कर सकते. तो इसमें आंसर हो जाएगा B. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. दे आर एंगेज इन बिजनेसेस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एंड acquisition of shares, stocks, bond, debenture, securities which is issued by the government or local authority or other marketable securities of a like nature, leasing, hire purchase, insurance business, chit business. लेकिन इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन जिसका प्राइमरी जो प्रिंसिपल जो बिज़नेस है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का हो या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा हो या फिर वो किसी भी तरीके का सेल कर रहा हो, परचेज़ या सेल ऑफ एनी गुड्स सिक्योरिटीज़ के अलावा, या कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये सब इसमें नहीं आएगा. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज़ अ कंपनी एंड हैज़ प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ रिसीविंग द डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन एक वन लमसन अमाउंट. अब डेली आप जाके अपना FD खोल दिया आपने या रिकरिंग खोल दिया या सेविंग अकाउंट्स की तरह पैसा जमा कर रहे हो, वो उनका काम नहीं. आप एक लमसम अमाउंट, एक बड़ा टर्म लोन जो है वो आप उसमें कर सकते हो, और इन इंस्टॉलमेंट्स बाय वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी अदर मैनर. ये भी NBFCs में आती है, मतलब रेजिडरी नॉन बैंकिंग कंपनीज बोली जाती हैं. NBFC डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डो नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. तो ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है. ठीक है, कि एंड कैन नॉट इशू द चेक्स ऑल्सो. डिपॉजिट्स इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ये अवेलेबल नहीं होता है NBFCs के साथ जैसे कि बैंक्स के साथ होता है. ऑलराइट, next question, on which date the ombudsman scheme for the NBFCs 2018 was effectively introduced by RBI. तो ये 23 फरवरी 2018 को हुआ था. ये कॉस्ट फ्री एपेक्स लेवल मैकेनिज्म है कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन के लिए फॉर द कस्टमर्स ऑफ NBFCs relating to a certain services which is rendered by NBFC. The scheme is being introduced under section 45L of the RBI Act 1934 और ये इफेक्ट में आया था 23 फरवरी 2018 से. NBFC ओम्बड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट होता है RBI के द्वारा. माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप. दिस इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड. द सर्विस और सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस आर. कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं? तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सेविंग फैसिलिटीज़ होती हैं, इंश्योरेंस भी होता है और फंड ट्रांसफ़र, चारों ही सर्विसेज में होती हैं. तो बेसिक जो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं टू द पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स वो माइक्रो फाइनेंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं.
एंड इट कंप्राइजेज सेवरल टूल्स जैसे कि सेविंग, क्रेडिट, लीजिंग, इंश्योरेंस, कैश ट्रांसफ़र, और ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि ब्रॉडली डिवाइड होता है बैंक्स में, एनजीओज़ में, क्रेडिट में, सेविंग कोऑपरेटिव्स में, एसोसिएशंस, नॉन फाइनेंशियल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज में. RBI had set up a committee to study and give suggestions on the microfinance sector. इसके चेयरमैन कौन थे? तो YH मालिगम थे. मालिगम कमेटी बनाई गई थी. The board of directors of the RBI constituted a subcommittee of the board to study the issues and concerns of the microfinance sector. The subcommittee of the board was formed on October 15, 2010. Chairmanship थी YH मालिगम की. The committee submitted its report in December 2011. It recommended that a separate category to be created for NBFCs operating in the microfinance sector, जैसे कि NBFC is being designated as NBFC MFI. गुल्लक बच्चा बैंक इज़ अ बैंक बेस्ड इन. गुल्लक बच्चा बैंक जो है ये पटना में है. इट इज़ अ बैंक मैनेज्ड एंटायरली बाय द चिल्ड्रन. बच्चों द्वारा ही मैनेज की जाती है एट द बाल भवन किलकारी इन पटना. चिल्ड्रंस डे पर खोली गई थी 2009 में, और नीतीश कुमार जी के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट था इन द थ्रिफ्ट एजुकेशन. दिस बैंक हैज़ 4 ऑब्जेक्टिव्स. ये बच्चों को समझने में मदद करते हैं अबाउट द करेक्ट यूज़ ऑफ मनी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी. दे डेवलप अ हैबिट ऑफ सेविंग्स. दे प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड एनकरेज द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन ऑल्सो. नेक्स्ट, गुल्लक बच्चा बैंक हमने देखा कहाँ है? पटना में. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ कमर्शियल बैंक. तो एसेट क्या होता है कमर्शियल बैंक के लिए? क्रेडिट टू फार्मर्स. अमंग द गिवन ऑप्शन क्रेडिट टू फार्मर्स इज एन एसेट ऑफ द कमर्शियल बैंक. लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक क्या क्या होंगे? लाइबिलिटीज़ होती हैं पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, डिपॉजिट्स जिसमें टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों आते हैं, बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटीज़. असेट्स में क्या आता है? कैश इन हैंड जो है आरबीआई के साथ, मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, एडवांसेस, बिल्स, डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, ये सब इनके असेट्स में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट एंड मनी एट अ कॉल और शॉर्ट नोटिस. तो ये बोल रहे हैं कि असेट्स में क्या नहीं है. तो देखिए डिपॉजिट्स नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट्स क्या है? लाइबिलिटीज़ हैं. अभी मैंने डिपॉजिट किया है, अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं कभी भी जाके बैंक से मांग सकती हूँ, तो उनकी लाइबिलिटी है कि वो मुझे देना पड़ेगा. ठीक है, तो वो असेट्स में नहीं आएंगे. नेक्स्ट, which of the following is the most important component of the liabilities of the commercial banks in India? तो ये है टाइम डिपॉजिट. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है टाइम डिपॉजिट. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. एंड आफ्टर दैट सेविंग डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ये उसके बाद सेकेंड और थर्ड नंबर पे आते हैं एज इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन कमर्शियल बैंक्स का मीन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? लोन्स इन विच इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं हुआ है, वो होते हैं एनपीएज. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन फॉर लोन्स और एडवांसेस जो कि डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या फिर एरियर्स में होते हैं. अ लोन इज़ एन एरियर व्हेन इट्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट्स आर मिस्ड. As per RBI guidelines, any advance or loan is classified as non-performing asset when it is overdue for more than 90 days. ठीक है, तो RBI गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी एडवांस या लोन जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है अगर वो 90 दिनों से ज़्यादा ड्यू होता है तो. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय द बैंक्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स अ लैंडिंग टू. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं? एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, वीकर सेक्शन, तीनों ही आते हैं. So according to priority sector lending norms of the RBI, banks have to extend at least 40% of their credit to the priority sector. 40% उनको priority sector में देना पड़ता है. क्या क्या है? एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, एजुकेशन, हाउसिंग, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एट्सेट्रा. लेंडिंग टू वीकर सेक्शन एक मेजर पार्ट बनाता है इसका. लेंडिंग टू वीकर सेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर पार्ट. ठीक है. शॉर्ट टर्म लोन्स कितने किस पीरियड के लिए होते हैं? तो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं मैक्सिमम 15 महीने के लिए.
Less than 15 months, 15 month to 5 years is medium term and long term is more than 5 years. However, sometimes short term loans जो हैं वो कभी कभी 2 साल के लिए दिए जाते हैं, बट वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में होते हैं. जनरल एक क्राइटेरिया ये है कि 15 महीने से कम का जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है. Why is the offering of teaser loans by commercial banks a cause of economic concern? टीज़र लोन्स इकोनॉमिक कंसर्न का रीज़न क्यों है? बिकॉज टीज़र लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लैंडिंग एंड बैंक्स मे बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर. बिल्कुल ठीक बात है. दूसरा, इंडिया में टीज़र लोन्स जो है मोस्टली दिए जाते हैं इनएक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स को टू सेटअप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स. देखिए, टीज़र लोन क्या होता है? एक स्पेशल लोन होता है जो कि ऑफ़र किया जाता है फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन और उसको विड्रॉ किया जाता है उसके बाद. इट जनरली ऑफर्स अ लो इंटरेस्ट रेट इन द इनिशियल ईयर्स और सम स्पेशल ऑफर जो कि वापस ले लिया जाता है टू द नॉर्मल इंटरेस्ट रेट. टीज़र लोन्स अनऑफिशियल टर्म यूज़ किया जाता है टू डिस्क्राइब हाउसिंग लोन्स दैट कैरी अल्ट्रा लो फिक्स्ड रेट इन इनिशियल ईयर्स, बट बाद में मार्केट लिंक रेट्स पे उसको चेंज कर दिया जाता है. It is considered to be an aspect of subprime lending and the banks may be exposed to the risk of defaulters in future. Reserve Bank of India ने insist किया था that there be a higher provisioning for the such loans as they carry a higher risk of default. So it is not given to inexperienced entrepreneurs to set up the manufacturing units. Statement इसमें 1 correct हो जाता है, 2 गलत हो जाता है. Consider the following: market borrowing, treasury bills, स्पेशल सिक्योरिटीज़ इशूड टू RBI. सो आपको बताना है इंटरनल डेट का कंपोनेंट क्या क्या है इसमें से. तो इंटरनल डेट के कंपोनेंट तीनों ही हैं. पब्लिक डेट क्या होती है? टोटल लाइबिलिटीज़ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. 2 तरीके की होती है, इंटरनल डेट, एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट को मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में डालते हैं. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में आते हैं आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे G-Secs एंड ट्रेजरी बिल्स जो कि ऑक्शन के थ्रू इशू किए जाते हैं. नॉन मार्केटेबल में आते हैं इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, स्पेशल सिक्योरिटीज़ जो कि RBI इशू करती है अमंग अदर्स. तो स्टेटमेंट डी इसमें सही हो जाता है. सारे ही जो हैं ये आपके इंटरनल डेट में आ जाएंगे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग. नॉन फाइनेंशियल डेट क्या क्या हो जाएंगे? हाउसिंग लोन्स ओन्ड बाय हाउस होल्ड्स, अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड और ट्रेजरी बिल्स. नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स. ठीक है. तो नॉन फाइनेंशियल डेट जो होता है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का, इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट एंटाइटीज़. ये कौन इशू करता है नॉन फाइनेंशियल डेट? ये गवर्नमेंट एंटाइटीज़, हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में कवर नहीं होते हैं. तो तीनों ही इसमें सही हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट में आ जाते हैं. द टर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स टर्म? कोर बैंकिंग सोल्यूशन की बात करें तो ये क्या होता है? इट इज़ अ नेटवर्किंग ऑफ बैंक्स ब्रांचेस जो कि इनेबल करता है कस्टमर्स को टू ऑपरेट देयर अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट. तो लेट्स से आपने ए प्लेस पे अपने दिल्ली में कोई अकाउंट ओपन किया एंड आप अपने नेटिव प्लेस पे जाके उसको रन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक है. इट इज़ एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI's कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन. It is a detailed procedure by which a bank with huge non-performing asset is taken over by another bank. तो देखिए ए इसमें करेक्ट है, 1 ओनली. कोर बैंकिंग सर्विसेज जो हैं वो दी जाती हैं जहाँ पे कस्टमर्स एक्सेस कर सकते हैं एंड परफॉर्म द बेसिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द ब्रांच मेंबर ब्रांच ऑफिसेज. Banking services, software and network technology allows a bank to centralize its record keeping and allow access from any location. ये नहीं है कि RBI कंट्रोल कर रहा है, वो तो वैसे भी कर रहा है सारी ब्रांचेस को कंट्रोल. ठीक है. तो इससे इनका रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो सेंट्रलाइज हो जाता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द RBI स्टेक इन. अब रिसेंटली बात कब हो रही है? 2007 की. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? एक्जिम, IDBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड. देखिए क्वेश्चन पीरियड के टाइम पर नाबार्ड जो था वो RBI के कंट्रोल में था. डाइवेस्टमेंट ऑफ RBI शेयर होल्डिंग इन नाबार्ड वॉज डन इन 2 phases. बैंक जो है वो 72.5% इक्विटी होल्ड कर रही थी नाबार्ड में, अमाउंटिंग टू ₹1450 करोड़, जिसमें से 71.5% जो था इट वॉज अमाउंटिंग टू 1430 करोड़. ये डाइवेस्ट हुआ था अक्टूबर 2010 में बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन.
The RBI divested its residual stake in NABARD and entire stake in NHB जो 20 करोड़ का था and rupees 1450 crore on 26 February 2019 and March 19, 2019 respectively. इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% स्टेक होल्ड करती है इन बोथ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. Divestment of RBI stake in NABARD and NHB has its basis in the recommendation of Narasimhan Committee 2 and discussion paper prepared by RBI on harmonizing the role and operation and development financial institutions. NHB was set up in India as a wholly owned subsidiary of which of the following. तो उस समय देखिए RBI का था, अभी हमने देखा कि इसका 100% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है. Basel 3 Accord और simply Basel 3 often seen in the news seeks to. तो क्या है Basel 3? देखिए बेसल 3 है कि बैंकिंग सेक्टर की एबिलिटी को इम्प्रूव करना टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना. बेसल कमेटी इनिशियली इसका नाम था कमेटी ऑन बैंकिंग रेगुलेशंस एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस. ये इस्टेब्लिश हुई थी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के द्वारा ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज एट द एंड ऑफ 1974 आफ्टर मैथ ऑफ सीरियस डिस्टर्बेंसेज इन द इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स. नोटेबली जो बैंकॉस हेस्टेड बैंक फेलियर हुआ था इन वेस्ट जर्मनी, उसके बाद कमेटी का हेडक्वार्टर जो है एट द बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इन बेजल में है, इसीलिए इसको बेजल अकॉर्ड भी बोला गया. इट वॉज स्टेब्लिश टू एनहेंस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहेंस करेंगे? बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन वर्ल्ड वाइड एंड टू सर्व एज अ फोरम फॉर रेगुलर कोऑपरेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स कंट्रीज ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स. तो अपनी मेंबरशिप फिर इसने बढ़ाई फ्रॉम द G10 to 45 institutions from 28 jurisdiction, starting with the Basel Concordat, first issued in 1975 and revised several times since the committee had established a series of international standards for bank regulation. Most notably जो उसका लैंडमार्क पब्लिकेशन था एकॉर्ड का, which was common known as Basel 1 1988, Basel 2 2004 and most recently Basel 3. बेसल 3 एक इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ मेजर्स है जो कि डेवलप किया गया बेसल कमेटी के द्वारा इन द रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-9. द मेजर्स एम टू स्ट्रेंथन द रेगुलेशन, सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स. बेसल 3 was agreed upon by the members of Basel Committee in 2010 and was scheduled to be introduced from 2015 until 2013 until 2015. However, implementation extend किया गया repeatedly to 1st January 2022 and then again 1st January 23 in the wake of COVID-19 pandemic. Like all Basel Committee standards, Basel 3 standards जो थे they are minimum requirements जो कि internationally active banks पर apply होते हैं. Members are committed by implementing and applying the standards in their jurisdiction within the time frame established by the committee. Alright, तो बेजल 3 अकॉर्ड्स जो हैं वो 3 बार आ चुके हैं. बेजल 1 आया था, फिर बेजल 2 2004 में, बेजल 1 1988 में और बेजल 3 मोस्ट रिसेंटली. लास्ट क्वेश्चन फॉर द वीडियो इज बेजल 2 रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो बेजल 2 रिलेट्स टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर मेजरिंग द एडिक्वेसी ऑफ द बैंक्स कैपिटल. ठीक है. मिनिमम कैपिटल, अब इसमें क्या बोला था इन्होंने, 3 पिलर्स थे इनके. मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए विच सॉट टू डेवलप एंड एक्सपेंड द स्टैंडर्डाइज रूल सेट आउट इन 1988 अकॉर्ड जो बेजल 1 था. सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस कैपिटल एडिक्वेसी एंड द इंटरनल असेसमेंट प्रोसेस. साथ ही साथ इफेक्टिव यूज़ ऑफ द डिस्क्लोजर एज अ लीवर टू स्ट्रेंथन मार्केट डिसिप्लिन एंड एनकरेज साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है. तो ये इनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे बेजल 2 के. और अब आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस कर लिए. ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. सो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करती हूँ बिकॉज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम आगे करेंगे और ये अब एक स्टैग्नेशन हो जाता है माइंड के लिए भी, तो उसके बाद करना आई थिंक पॉसिबल नहीं होता है. सो आई विल सम अप इट हियर and I'll come with the next questions in the upcoming videos. So keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.